निर्वाह करते हुए अपनी अभिव्यक्ति के लिए नई भूमि तैयार की। यह मेरे लिए जहाँ चुनौतीपूर्ण था वहीं प्रशंसा प्रसाद भी बना। यह गुरु शमा भाटे का एक महत्वपूर्ण विचार है। गुरु रोहिणी भाटे, आपकी सासू माँ भी और आपकी गुरु भी। तो थोड़ा सा एक अलग प्रश्न है, लेकिन ज़रूरी भी है। एक कलाकार किस तरीके से अपने जीवन में सामंजस्य बैठाता है, उससे संबंधित कि चूँकि आप एक महिला कलाकार भी और एक बहू भी, तो आपने अपने परिवार में किस तरीके से इसका सामंजस्य बना के रखा? देखिए, ये बड़ा पेचीदा है रिलेशनशिप, क्योंकि गुरु शिष्य का एक अपना होता है अपनी जगह, और सास बहू का भी तो होना तो चाहिए डायनामाइट, मगर भगवान की कृपा से हुआ नहीं। क्योंकि दोनों को भी, रोहिणी जी को भी और मुझे भी, ऐसे सास बहू वाला हमारी सोच ही नहीं थी। दोनों के सेंटर में हमेशा नृत्य था। तो जो एक फ्रिक्शन होता है या मतभेद जो होते हैं कि खाना बनाना या घर का डेकोरेशन कैसे हो, इसमें हमारा कभी इतना, हमने इसको रुचि तो थी मगर कभी उसको अहमियत नहीं दी। हम लोग को मेन था कि नृत्य का ही पूरा जहन में ध्यास था। तो इस वजह से जब भी कोई डिफरेंसेस भी हुए वो भी नृत्य को लेके ही हुए, और मन अगर जुड़े हुए रहे एंड तक तो वो भी नृत्य की वजह से। तो मैं इतना उसके लिए इतना कभी सोचती नहीं हूँ। मुझे लगता है कि वो तो पारिवारिक संबंध होते हैं, हर घर में जो होता है वो कभी कभार हुआ, मगर ध्यान में अभी नहीं है, इतना कम हुआ, ये ज़रूर बताओ। शमा ताई, एक बड़ा इम्पॉर्टेंट एक सवाल है और जिज्ञासा भी है कि एक घरानेदारी में एक कलाकार पलता है, बड़ा होता है, और एक कलाकार जो घरानेदारी से अलग है, जिसमें कि आपकी गुरु भी हैं, रोहिणी जी भी हैं, आप स्वयं हैं। तो एक घरानेदार कलाकार का और एक जो घराने से नई कलाकार है, उसके साथ एक अगर हम कहें कि एक कंपैरिजन करते हुए, एक जो घराने से कलाकार नहीं होते उनको क्या बहुत कठिनाइयों का सामना किस तरीके से करना पड़ता है, उनकी शिक्षा में किस तरीके का उनको फेस करना पड़ता है, वो आपसे बेहतर तो कोई नहीं बता सकता। चित्रा जी, आपको भी मालूम है कि हर सिचुएशन के कोई प्रोज कोई कॉन्स है, दोनों तरफ कुछ फायदे कुछ नुकसान। तो मैं तो घराने से नहीं हूँ, मगर मज़ेदार बात यह है कि रोहिणी जी भी घराने से नहीं थे, उनके गुरुजी मोहनराव जी भी घराने से नहीं थे, और उन्होंने दोनों घराने से तालीम पाई थी। तो मेरे सोच में कभी भी घराने का जिक्र उस 4 पीढ़ियों तक नहीं था। मतलब तभी से लखनऊ जयपुर सब पूरा कथक को इकट्ठा सोचने की ही हमारी तालीम भी रही, शिक्षा भी रही, और वैसे इसी वातावरण में मैं पली बढ़ी। तो मुझे इतना घरानेदार नहीं, ये बात दिमाग में आती नहीं। मगर अभी आप पूछ रहे तो मैं जब सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि जो घरानेदार होते हैं उनकी पैदाइश ही घराने की होती है। तो वो माँ के गोद में क्यों, माँ के पेट से ही उनको तालीम मिलती है। मैं एक आपको
किस्सा बताती हूँ। जाकिर भाई जी ने बताया था कि जाकिर भाई जब उनके छोटे थे, मतलब बेबी थे, तो अल्लाह रखा खां साहब ने उनके कान में कुरान नहीं बताया, तबले के बोल बताए। तो देखिए तब से उनका, जब छोटा बेबी था तब से शायद तबले के बोल ही उन्होंने पहले, तोतले बोल भी तबले के ही बोले होंगे। तो वैसे हम लोग जो घराने से बाहर से आते हैं, उनके नेचुरली उनके इसमें तो ऐसे होता नहीं है। मेरे घराने में तो कोई दूर दूर से गाने बजाने से ताल्लुक़ नहीं रखता था। तो हमने कब तानपुरे जब क्लास में गए तब सीखे, तब सुने। हमारे यहाँ, इनके यहाँ कैसे कोई ठुमरी गा रहा है, कोई तबला बजा रहा है, कोई डांस कर रहा है, तबले के बोल बोल रहे, ऐसे तो हमारे यहाँ था नहीं। क्लास में जितना 4 घंटा जाते थे, उसके बाद जब घर पहुँचते थे, स्कूल जाते थे, तो कट जाते थे वातावरण से। और वैसे ही सबका होता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि मेहनत डबल ट्रिपल क्वाड्रुपल जो भी आप कहे उतनी करनी पड़ती है, क्योंकि टैलेंट तो मैं सोचती हूँ कि सब में होती है। इन लोग के पास कुछ एक बात ज़्यादा ज़रूर होती है जो विरासत में मिलती है कहते हैं, या डीएनए में होती है आजकल कहते हैं वैसे, और उस पे मेरा विश्वास है कि हाँ होती है। मैं इसके लिए भी एक उदाहरण बड़ा मज़ेदार है करके बता रही हूँ। मेरे एक दोस्त ने मुझे ये बताया था, और बात बिंदादीन जी की है कि बिंदादीन महाराज जी को कृष्ण भगवान का साक्षात्कार हुआ। और क्यों वदंती हो सकती है, मगर बात बहुत सुंदर है। तो उन्होंने कहा कि आपको क्या चाहिए बिंदादीन जी को। तो बिंदादीन जी ने कहा कि मेरे घर का कोई भी नाचने के लिए खड़ा हो तो आपकी छवि उसमें दिखे आप। और मुझे लगता है, हो सकता है यह किंवदंती है, यह हो सकता है कि मगर मैं इतने साल से कथक देखती हूँ तो मुझे ये ज़रूर महसूस होता है कि इनके घराने का कोई खड़ा हो जाता है तो एक स्पेशल बात तो ज़रूर होती है। तो मन, दिल है कि मानता नहीं, दिल है कि मानने को तैयार, ऐसे बात। तो इसलिए, मगर सिर्फ टैलेंट से या विरासत में बात कुछ भी मिलने से नाच तो नहीं होता, आर्टिस्ट तो नहीं बनता। तो उनको भी मेहनत करनी पड़ती है, और बाहर से आए हुए हम लोग को भी मेहनत करनी पड़ती है। हम लोग को शायद बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है वो उसी मुकाम पे आने के लिए, उनसे भी ज़्यादा। ये तो मैं ज़रूर सोचती हूँ कि हम उनसे भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। मगर जिसको करना होता है वो करता ही है मेहनत तो वहाँ तक पहुँचने के लिए। जिसको लगन होती है, जिसको वो एक लक्ष्य दिखता है, वो तो करता ही रहता है। तो वैसे दूसरी बात यह है कि मुझे लगता है कि जो घरानेदार लोग होते हैं वो कलाकारों में ही पलते बढ़ते हैं। ऑर्गेनाइजर्स को सबको मालूम ही होते हैं उनके नाम। हम लोग को बड़ा प्रूव करना पड़ता है कि जिसको मैं कभी कभी मजाक में कहती हूँ कि हम लोग को बार बार कहना पड़ता है कि आई एम लाइव एंड किकिंग। तो बड़ा वो करना पड़ता है, सबके नज़रों में नहीं आता आसानी से। तो कोई अच्छी बात है, कोई बुरी बात है। अच्छी बात मुझे ये भी लगती है, और मैं सब कथक डांसरों का इसमें नाम लेके उदाहरण दूंगी कि जैसे मेरे गुरुजी रोहिणी जी है, कुमुदनी जी है, महराव जी है, मतलब अभी मैं जिनकी बात कर रही हूँ कि जो घराने से ताल्लुक़ नहीं रखते थे, मगर उन्होंने क्या झंडे गाड़ दिए। उन्होंने अपनी सोच से, अपना उनका जो अपब्रिंगिंग अलग सा था उसमें के कोई अंश कथक से जोड़ दिए, तभी तो आज कथक इतना समृद्ध है। तो मैं ऐसे कंपार्टमेंटल सोचती नहीं हूँ, मगर दोनों के है फायदे नुकसान। शमा ताई, जैसे हम लोग देखते हैं कि 2 प्रमुख स्थापित घराने जयपुर और लखनऊ, और अगर हम बात करें कि
जैसे पंडित बिरजू महाराज जी ने भी कहा था कि लोक तो हमारा मूल है। लोक प्रभाव शास्त्रीयता में जब एक नियमबद्ध होता है, कह सकते हैं, तब एक शास्त्रीय स्वरूप बनता है। तो जैसे जब मैंने बात की जयपुर और लखनऊ की, लेकिन जितना मेरी एक समझ है तो मैंने देखा महाराष्ट्र में एक कथक का एक स्वरूप और उसका सौंदर्य एक बहुत अलग है। महिला कलाकार भी बहुत ही अपनी चिंतनों प्रयोगशीलता के साथ में अलग स्थापित है, स्वायत्त उन्होंने अपनी एक पहचान दी है। तो उसके पीछे कोई कुछ ऐसा कुछ ऐतिहासिक चरित्र जिसका प्रभाव महाराष्ट्र में पड़ा, और या कोई और प्रभाव है जो वहाँ पर कथक एक अपने आप में एक चमक और सौंदर्य के साथ है। मुझे लगता है जो आपने शब्द इस्तेमाल किया प्रादेशिकता, उसको मैं कल्चरल कॉन्टेक्स्ट कह के सोचती हूँ। तो हर प्रयोग सिद्ध या प्रयोगक्षम जो भी कला है उसमें कल्चरल कॉन्टेक्स्ट तो होता ही है। वहाँ की लोक परंपराएं, वहाँ के लोक संगीत, वहाँ का लोगों की धारणाएं, उसका प्रतिबिंब आपको नाच में, गाने में ज़रूर दिखाई देगा। तो वो तो होता ही है। अभी बात यह है कि महाराष्ट्र की कोई परंपरा अपनी शास्त्रीय नृत्य की नहीं है। कथक तो बाहर से उत्तर नॉर्थ इंडिया से हमारे यहाँ आया, और मतलब ज़्यादा तो आफ्टर इंडिपेंडेंस की ही बात है, क्योंकि इसका बम्बई में तो कथक कलाकार थे, गोपी जी, सितारा जी, सब लोग थे। मगर महाराष्ट्र की अगर बात करें तो उसका मेन श्रेय है मेरे गुरु जी को। रोहिणी जी की वजह से प्रचार और प्रसार हुआ, और उन्होंने उनके नृत्य भारती संस्था विथ इंडिपेंडेंस शुरू हुई थी 47। तो इतने साल से उन्होंने लगातार काम किया। नृत्य को के प्रति किसी का देखने का नज़रिया अच्छा नहीं था, वो उन्होंने चेंज किया। ट्रेडिशनल कथक क्या होता है उसकी नींव डाली, और उसमें अपनी खुद की बातें भी रखी, सोच रखी। तो ये इसकी वजह से महाराष्ट्र का जो कथक, अगर मैं सोचती हूँ, पहले तो मैं आपकी बात मानती हूँ कि कुछ तो अलग है। तो क्या अलग है? तो मुझे कल्चरल कॉन्टेक्स्ट सब याद आता है कि महाराष्ट्र में एक हमेशा आप इंडिपेंडेंस की भी बात करेंगे, तब स्वातंत्र्य लड़ाई जो था उसमें महाराष्ट्र में फोरफ्रंट पे थे महाराष्ट्रियन और बंगाल के लोग, और सोशल रिफॉर्मर्स सबसे आगे थे। आप टिळक, गोखले, रानडे, कर्वे, फुले, कितने नाम लो। और औरतें भी महाराष्ट्र में रमाबाई रानडे और लक्ष्मीबाई, मतलब जो भी आप फील्ड की बात करेंगे सब महाराष्ट्र में सब फोर फ्रंट पे थे। तो एक हमेशा हर चीज़ को सोचना और मंझे हुए मांझ के फिर उसको पेश करना, ये सोच रही। और क्योंकि रोहिणी जी झंडा लेके शुरू हुई थी, तो उनकी हमेशा वो बहुत सोच समझ के, रिसर्च करके, म्यूज़िक का सबके एलिमेंट्स इकट्ठा करके बात करने वाली, मैं नाच के बात कह रही हूँ, करने वाली रोहिणी जी थी। तो वो एक परंपरा रही। यहाँ सब लोग सोचते हैं, सिर्फ परफॉर्मेंस की बात नहीं सोचते, फॉर्म की बात सोचते हैं, फॉर्म के लिए सोचते हैं। फिर जब वो उनको लगता है कि ये रंगमंच पे जाने के जितना लायक है, तब वो रंगमंच पे जाते हैं। अलग अलग लिटरेचर ढूंढना, अलग अलग म्यूज़िक ढूंढना, अलग अलग विषय, थीम्स ढूंढना, ये करके अपना उन्होंने महाराष्ट्र में परंपरा को
ऑल राउंडेड और समृद्ध करते रहे। तो मुझे लगता है कि क्योंकि यहाँ सिर्फ परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कला का सोच कला की नहीं रही करके वो अलग रहे। सब डांसर्स इंट्रोवर्ट होते हैं, अंदर ढूंढ रहे कुछ, ऐसे लगता है। तो मुझे तो वो बड़ा अच्छा लगता है, बहुत सुंदर लगता है, क्योंकि कलाकार सेल्फ एक्सप्रेशन, अब अपनी स्व अभिव्यक्ति के लिए काम करता है, ये मेरा मानना है। आपको इतने अपने एक लंबे कथक के सफ़र में और भी अन्य गुरुओं का सानिध्य मिला होगा, तो हम उनके साथ के आपके जो अनुभव रहे हैं वो हम सभी ज़रूर जानना चाहेंगे। चित्रा जी, आपने तो उलझन में डाल दिया, किसी का नाम भूल जाऊं तो माफ़ करना, शायद भूल सकती हूँ। मगर मैं महाराष्ट्र में रह के भी बड़ी सौभाग्यशाली रही कि मैंने बहुत सारों का नृत्य देखा। एक तो मैं बम्बई जाती थी देखने के लिए नृत्य, NCPA में या भोलाबाई इंस्टीट्यूट में नृत्य देखने के लिए ज़रूर जाती थी। और हमारे यहाँ पूना में भी सवाई गंधर्व में मैंने बहुत कथक नर्तकों का नृत्य देखते आई। तो मैंने कुमुदिनी जी का काम देखा, मैंने अभी भी नाम लिया माया जी का, दुर्गालाल जी का मैंने नृत्य देखा, रोशन कुमारी जी का देखा, गोपी जी, सितारा जी। तो जितने भी, दमयंती जी, जो जितने भी बड़े नाम थे और महाराष्ट्र में जिनका मुझे देखने का अवसर प्राप्त हुआ, सबका नृत्य मैंने देखा। और मैंने ये देखा कि हर किसी में अपनी एक बात थी। जैसे दमयंती जी को का मैं सोचती हूँ तो विलंबित में काम करती थी, और उन्होंने मुझे बताया भी था कि वो मिनिएचर पेंटिंग्स में जाके स्टडी करके उन्होंने उनके पोजीशंस देख के कथक में ढालने की कोशिश की थी। तो उनका, गोपी जी, सितारा जी तो बहुत पॉपुलर थे। तो गोपी जी का डांस मुझे याद है कि पूतना वध या जटायु मोक्ष, ऐसे ड्रामेटिक एलिमेंट वो करते थे, और इतना प्रभावशाली होता था कि वो लास्ट रो में बैठे हुए इंसान तक पहुंच जाते थे, ऐसे उनकी जटायु मोक्ष की कथा। और स्पेस बहुत बड़ा सुंदर कवर करते थे, क्योंकि छोटी महफिल का नृत्य जब स्टेज पे आया तो स्टेज, बड़ा स्टेज और एक इंसान, एक व्यक्ति नाच रहा था, तो उन्होंने स्पेस का बड़ा अपने नृत्य में वो इनकॉर्पोरेट कर लिया काम। सितारा जी का सुरीला नादी देना इतना सुंदर, और पढ़ंत बहुत सुंदर। मैं माया जी की बात करूं तो माया जी क्योंकि रशिया में जाके बैले भी सीखी थी, उनके काम में एक दोनों का इकट्ठा होना, वहाँ के आइडियाज़, कॉन्सेप्ट्स, और वो जो शमू महाराज जी से उनकी तालीम थी, तो उसकी अपनी जो गरिमा, उसको इकट्ठा करके उनका काम प्रसृत होता था। रोशन कुमारी जी की बात करूं तो उनको मैंने पेशकार करते हुए देखा, जो कथक में नॉर्मली मैंने पेशकार, क्योंकि उनके वालिद साहब पखावज बजाते थे तो वो पेशकार करती थी। तो दुर्गालाल जी की बात करूं तो वो ऐसे, दुर्गालाल जी जिसको जाइल कहते थे, और ऐसे सम पे खड़े हो जाते थे कि ऐसे लगता था कि मतलब साक्षात भगवान खड़े हो गए हैं, शिव जी या कोई खड़े हो गए, और ऐसे लय और ऐसे स्टैमिना, तो मतलब बहुत लोगों को देख के कथक का दायरा समझ में आ गया कि कोई स्पेस को देख रहा है, कोई एक्सप्रेशन को देख रहा है, कोई अलग लिटरेचर लेके काम कर रहा है, जैसे उमा शर्मा जी। तो सब मिलके कथक कितना बड़ा है इसके बहुत अच्छे तरह से समझ आ गई, मैं कहूँगी। और इस वजह से मैं हमेशा सोचती हूँ कि ये नृत्य बहुत ही समृद्ध है और इसमें इतनी गुंजाइश है हर किसी को
अपनी पहचान ढूंढने के लिए, अपना काम करने के लिए, अपना एक छोटे जिसको बोलते हैं अंजूरी डालने के लिए। तो ये मैं बड़े गुरुओं के बारे में, बड़े डांसरों के बारे में ये बताना चाहूँगी कि इन्होंने कथक को बड़ा समृद्ध किया। क्षमा ताई, जैसे कथक में जो हम शब्द जो प्रयुक्त करते हैं तो उसके पीछे उसका एक भाव होता है, उसका एक चिंतन होता है, जो एक बहुत ही एक गहरी तपस्या कहें या चिंतन कहें, उसके बाद एक कलाकार को समझ आता है और वो आपकी संरचनाओं में दिखता है। और आपके बहुत से वक्तव्य भी जो मैंने सुने उसमें भी उसमें भी आपने अपना एक चिंतन और एक दर्शन मैं कह सकती हूँ कि मैंने आपको सुना है, तो उसके पीछे का जो दर्शन है वो क्या है? चित्रा जी, आपने तो वर्ड यूज़ किया दर्शन, तो मैं कोई दार्शनिक तो हूँ नहीं, कथक के दार्शनिक भी नहीं हूँ, मगर मेरे गुरु लोग दार्शनिक ज़रूर थे। उन्होंने कथक को ऐसे ऐसे अलग अलग ढंग से देखा, तो उसका एक मेरे इसमें हमेशा से ही वो चीज़ मैं भी सोचती रही। तो और मैंने जैसे कहा, इतने बड़े लोगों ने इतने कथक के पहलुओं को देखा। हम लोग बड़े लकी थे कि हमें वो सब विरासत में उनका, जैसे बोलते हैं, भोजन में अपने सामने परोसा उन्होंने, तो वो देखने, सुनने, पहचानने को मिला। तो जैसे ठाठ की बात मैं कहूँ, मैंने पहले भी कहा कि लक्ष्मी महाराज जी कहते थे कि ठाठ में भी भाव होना चाहिए। या गत भाव की बात करूँ तो गत भाव की बात में मेरे जितने भी लिटरेचर के वगैरह दोस्त या थिएटर के दोस्त मुझे कहते थे ये क्या है हमेशा कृष्ण राधा। तो मैं उन लोगों ने मुझे सोचने पे मजबूर किया कि हम लोग कृष्ण राधा ही क्यों सोचते। तो मुझे लगा कि हमारा माध्यम जो है वो बड़ा लिरिकल है और स्टाइलाइज्ड है। तो एकदम जिसको स्टार्क रियलिटी जो सिनेमा थिएटर में आ सकती है, वो डांस में शायद आ तो सकती है मगर शायद अच्छी ना दिखे। वो ब्यूटिफिकेशन तो कथक का अपना एक स्तंभ है, उसको अवॉइड करके आप नहीं कर सकते। लिरिसिज्म है। तो इस वजह से मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि जो भी आपको चाहिए वो कथा नहीं आ सकती। और गत भाव में तो साहित्य भी नहीं होता और संगीत भी नहीं होता, तो वो आम कथाएं आ सकती है जो देखने वाले को, सुनने वाले को, नाचने वाले को, संगीतकारों को, सबको मालूम होती है। तो इस वजह से मैं सोचती हूँ कि गत भाव में फिर क्या है। अभी कभी तो ऐसे नहीं होता कि कृष्ण रास्ता भूल गए, वो जो बराबर पहुँचते हैं वहीं। ये भी कभी नहीं होता कि यशोदा के बाहर जाने के पहले कृष्ण पहुँच गए और उन्होंने, या यशोदा मैया ने किसी पहरेदार को बिठाया दिया, ऐसे कुछ नहीं होता। हमेशा वो उनके बाहर जाने के बाद होते हैं, वहीं माखन होता है, वहीं वो उसको सबके आहिस्ता आहिस्ता सब वो पहुँच जाते हैं वो और बाद में फिर ही यशोदा जी आती है। मतलब सब प्रेडिक्टेबल होता है, सब मालूम होता है, तभी भी क्यों इंटरेस्टिंग होता है। मैं जब ये सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि वो कलाकार की अपनी बात होती है कि जो सबको मालूम है वही कथा मैं कैसे इफेक्टिव, असरदार करूँ। और वो जो छोटे छोटे डिटेल्स, टाइमिंग, इस वजह से रतभाव की स्टोरियाँ बड़ी इंटरेस्टिंग होती है। वो कोई फिलोसॉफिकल या साइको एनालिस्ट वगैरह नहीं होती, लीनियर सीधी सीधी, मगर बहुत इंटरेस्टिंग होती है, ऐसे पकड़ती है ऑडियंस को। तो एक ये बात है गत भाव की। और मैंने जैसे पहले भी कहा कि परण हो, या तो मैं सोचती हूँ कि परण, कथक में कोई परण पहले से नाचते आए लोग, मगर परण की परंपरा पखावज की बड़ी लंबी है, तो उसमें के कोई ले और कुछ अलग ट्रिगर मिले, अलग डायरेक्शन मिले। तो ऐसे में हमेशा
ये जितनी भी अपनी सामग्री है उसको कैसे बढ़ाया जाए, और जो अपने को मिला उसमें एक स्टेप जिसको बोलते हैं आधी तो कम से कम स्टेप मैं कैसे अपने आप से लूँ, इसको सोचते रहे। कथक के लिए आपका कोई सपना, कोई संदेश? देखिए चित्रा जी, मेरा असल में एक बहुत बड़ा सपना है और मुझे मालूम भी है कि शायद मेरे लाइफ टाइम में यह पूरा नहीं हो सकता, मगर मैं ये मौका आपने मुझे दिया है तो मैं ज़रूर बताना चाहूँगी। मैं ये समझती हूँ कि कथक में बहुत बड़ी गुंजाइश है और ये डांस अभी तक किस वजह से मालूम नहीं, मगर अभी तक पूरे विश्व में जितना फैलना चाहिए उतना नहीं फैला है। मेरा मन है कि हर डांस फेस्टिवल में हर जगह कथक हो और बहुत सारे लोग कथक को सीखे, इसमें जो आनंद है उसको वो समझे, एक्सपीरियंस किए। तो इन शॉर्ट अगर सारांश में बताऊं तो मुझे लगता है कि कथक को भी एक पंडित रविशंकर जी की ज़रूरत है, वैसे ही प्रोपोगेशन हो और हर तरफ कथक के घुंघरू गूंजे, बस यही है। और क्या बताऊं चित्रा जी, आपने तो पूछा नहीं है मगर मेरा मन है बताने का, तो मैं एक चीज़ आपको ज़रूर बताना चाहती हूँ कि मेरा सिखाने का लंबा एक्सपीरियंस रहा और काम भी यही सिखाने का ही अहम रहा। तो मेरे पूरे 30-35 साल की सिखाने के दौर में मेरे पास हमेशा बहुत अच्छे शागिर्द आते रहे, टैलेंटेड भी, कैपेबल भी, मेहनती भी। सिखाने वाले को और क्या चाहिए। तो मैं हमेशा पहले जब शुरू किया तब से अभी शायद चौथी पीढ़ी है जो नए बच्चे आ रहे, वो भी मेहनत करने के लिए तैयार होते हैं, फुल कंसंट्रेशन से सीखते हैं। मैं निकल जाती हूँ फिर भी मेहनत करते हैं। तो मैं सोचती हूँ कि ये बगैर कह के मैं रुकना नहीं चाहती। मेरे बच्चों को मैं जो भी कर पाई उसमें मेरे बच्चों को, अभी मेरे लिए तो बच्चे ही है, बच्चों को बड़ा क्रेडिट मैं देती हूँ और वैसे मेरे सह कलाकारों को भी।
मैं संगीतकार भी नहीं कहना चाहती हूँ, क्योंकि वो तबले की तो कोई सुंदर तबला बजा रहा है, कोई सुंदर फ्लूट बजा रहा है और सोच से बजा रहा है, और जो काम चल रहा है उसमें मन से जुड़ा हुआ है। इससे एक डांसर को कुछ नहीं चाहिए होता है। तो ये सब लोग, टेक्निकल लोग, सब लोग इस एक्टिविटी से, मेरी सोच से, मेरे काम से जुड़ गए करके, जैसे अभी वीडियो कर रहे शेलार साहब, इन सब लोग की वजह से मैं एक रास्ता तय कर पाई। तो ये मैं ज़रूर आपके सामने बताना चाहती हूँ। और एक चीज़ और कि आपने मुझे बुलाया, इसलिए मन से धन्यवाद। नमस्कार। हमारे साथ गुरु शमा भाटे ने उपस्थित होकर इस मंच का बहुत गौरव बढ़ाया। शमा जी, हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। ये आपके द्वारा दी हुई उपयोगी और जानकारी और आपके अनुभव ज़रूर ही हमारे दर्शकों को बहुत लाभान्वित करेंगे, और विशेषकर उन विद्यार्थियों के लिए ये बहुत लाभदायक है जो इस विषय में आगे कुछ करना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं। आपका एक बार पुनः आभार।